नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज़ बुलेटिन। आज की खबरें चौंकाने वाली हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के बड़े विरोध प्रदर्शन तक। क्या सादगी के नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं? ये सवाल उठाया जा रहा है। क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है? साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और भारत के आम का नेपाल द्वारा बैन की खबर भी आपको हम दिखाएंगे। पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस ने किया हंगामा। चुनाव आयोग से नहीं मिल पाए कांग्रेसी नेता, दिया धरना, अब झुका आयोग। वकील और विपक्ष बोले नटराजन का नामांकन रद्द करना अवैध, फिर संविधान पर हुई चर्चा। जापान के बाद नेपाल ने भारतीय आम के इंपोर्ट पर लगाया बैन, खराब क्वालिटी बताई वजह। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का अब नामांकन रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नामांकन रद्द किए जाने का कारण बताया गया है। उन्होंने अपने हलफनामे में तेलंगाना के एक मामले की जानकारी छुपाई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस दावे का खंडन किया। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद विवेक तन्खा ने कहा, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, अब वोट चोरी से नेक्स्ट लेवल पर सीट चोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मीनाक्षी जी का राज्यसभा का नामांकन निरस्त नहीं हुआ, प्रजातंत्र की हत्या हुई। ये लोकतंत्र की हत्या के अलावा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र के रक्षक ही लोकतंत्र के हत्यारे बन गए। चुनाव आयोग की भूमिका है कि वो हर नागरिक के वोट की रक्षा करे, लेकिन वो लोगों के मताधिकार को अगवा कर रहे हैं। पहले वो वोट चोरी करते थे, अब वो सीधे सीटों पर डाका डाल रहे हैं। कांग्रेस के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में आज कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कल ही मिलने पहुंचे, लेकिन मिलना तो दूर, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया। इसके बाद नेता धरने पर घंटों बैठे। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की चौतरफा और आक्रामक विरोध प्रदर्शन के आगे आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। चुनाव आयोग मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के मामले में बुधवार को कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए तैयार हो गया है। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर बुधवार दोपहर 12 बजे दिल्ली में बैठक का समय दिया है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन पत्र खारिज होने को लोकतंत्र के खिलाफ भाजपा की साजिश बताया। उनका कहना है कि भाजपा के पास पर्याप्त सीटें नहीं हैं, फिर भी खेल खेला गया। कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका तक नहीं मिला। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन भी किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इसे भारत के विचार और संविधान की लड़ाई बता रही है। उधर भाजपा नेताओं का कहना है ये फैसला नियमों के तहत लिया गया है। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज हो गया है। अब कांग्रेस इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज करना पूरी तरह से अवैध और गलत है। किसी मामले की जानकारी छुपाने को शपथ पत्र में झूठा माना जा सकता है, लेकिन नामांकन रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन एक बेहद कमजोर बहाने पर खारिज करना पूरी तरह गलत है। ये दिखाता है कि मोदी और शाह दोनों सदनों में कब्जा करने के लिए कितने बेताब हैं। उनका मकसद संविधान में बदलाव करना है, वरना 2029 में उनकी सत्ता से उनका जाना तय है। सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने एक्स पर लिखा कि 12 वर्षों की गरीब विरोधी आर्थिक नीतियों और कॉम्प्रोमाइज्ड विदेश नीति ने आज देश को ऐसे हालात में ला खड़ा कर दिया है जहां लाखों गरीब परिवारों और महिलाओं को लकड़ी के जहरीले धुओं की तरफ धकेला जा रहा है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाले सिलेंडर को संख्या उसकी घटाकर 9 से 4 कर दी गई है। उस पर पिछले 3 महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 89 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मतलब पहले दाम बढ़ाओ, फिर सब्सिडी हटाओ, गरीबों का चूल्हा बुझाओ। राहुल का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की जीवन रेखा 5 किलो का सिलेंडर भी 323 रुपए महंगा कर दिया गया। वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या और बचाएगा क्या? अरबपति मित्रों को लाखों करोड़ की कर्ज माफी दिलाना और गरीबों को अपनी नाकामी का बिल थमाना, ये लूट का मोदी मॉडल है। राहुल ने सवाल उठाया कि मोदी जी, क्या आपकी नाकामियों का बोझ सिर्फ गरीब उठाएंगे? क्या आपकी बनाई इस चरमराती अर्थव्यवस्था की कीमत मजदूर, किसान, महिलाएं और मध्यम वर्ग ही चुकाएंगे? कीटनाशकों और खराब क्वालिटी के कारण जापान के बाद अब नेपाल में भी भारतीय आम पर बैन लगा दिया गया।
नेपाल के कृषि मंत्रालय ने ये रोक अप्रैल और मई से ही लागू कर दी है। बॉर्डर पर जांच के दौरान भारतीय आमों में केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी। नेपाल सरकार का कहना है कि इस फैसले से उनके लोकल किसानों को फायदा होगा। वहां के नागरिकों को अब खाने के लिए ज्यादा सुरक्षित और सेहतमंद फल मिल सकेंगे। हालांकि नेपाल के आम व्यापारी इस कड़े फैसले से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि बाजार में आम की भारी कमी और कीमतें बढ़ सकती हैं। दरअसल नेपाल में आम की पैदावार सिर्फ 2 महीने के लिए ही होती है, इसलिए वहां के फल विक्रेता पूरी तरह बैन लगाने के बजाय सख्त जांच की मांग कर रहे हैं। भारतीय आम के लिए यह खबर एक बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। पिछले महीने ही जापान ने भी 20 साल बाद भारतीय आमों पर रोक लगाई। अब नेपाल और जापान के इस फैसले से भारतीय आम के पूरे मार्केट पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। और सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। फ्रांस में मिलेंगे पीएम मोदी और ट्रंप, सबकी नजरें टिकी। पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में तैनात किए जासूसी सैटेलाइट। भारत का ओमान को शुक्रिया, लेकिन हमलावर अमेरिका पर चुप्पी। और ईरान का दावा, 21 अमेरिकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। पीएम मोदी जून के मध्य में फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर जाएंगे, जहां G7 समिट के दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से होगी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात 16 और 17 जून को एवियन शहर में होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी का यह यूरोप दौरा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी 13 और 14 जून को फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 14 से 16 जून के बीच पीएम मोदी स्लोवाकिया के ऐतिहासिक दौरे पर जाएंगे। चीन की मदद से पाकिस्तान ने 16 महीने में 6 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर अंतरिक्ष से भारत की निगरानी शुरू कर दी। इन सभी सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाकर अब भारतीय इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान के सुस्त पड़े स्पेस प्रोग्राम के इतिहास को देखें तो यह बदलाव हैरान करने वाला है। साल 1961 में अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को बनाने के बाद पाकिस्तान ने दशकों तक कुछ ही सैटेलाइट छोड़े थे, लेकिन जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 के बीच उसने अचानक 6 आधुनिक जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात कर दिए। भारतीय नौसेना के पूर्व रियर एडमिरल सुधीर पिल्लई ने इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा विश्लेषण किया। उनका कहना है कि ये सैटेलाइट्स किसी आम नागरिक या मौसम की जानकारी के लिए नहीं भेजे गए हैं। इनके काम करने का तरीका और बनावट साफ इशारा करती है इनका मकसद सिर्फ सैन्य जासूसी है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि ये लॉन्चिंग भारत की जवाबी कार्रवाई से ठीक पहले ही शुरू हो गई थी। अमेरिकी नौसेना द्वारा मिसाइल हमले का शिकार हुए जहाज से ओमान वायुसेना ने सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस सफल रेस्क्यू के बाद ओमान प्रशासन का दिल से शुक्रिया अदा किया। भारत ने कहा कि भारतीय दूतावास के संपर्क करते ही ओमान की टीम तुरंत एक्शन में आ गई थी। दरअसल ओमान के समंदर में अमेरिकी नौसेना की तरफ से एक तेल टैंकर पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर फाइटर जेट ने MT मैरीवेक्स नाम के एक जहाज पर निशाना साधा। अमेरिका का आरोप था ये ब्लैक लिस्टेड जहाज चेतावनी के बाद भी प्रतिबंध तोड़कर ईरान की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि भारत की ओर से ओमान का धन्यवाद किया गया, लेकिन अमेरिका को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद और सवाल उठाए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने का बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना ने ईरान के तटीय ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले किए। इस भारी बमबारी के बाद बुधवार सुबह ईरान के तटीय इलाकों में सिलसिलेवार कई जोरदार धमाके सुने गए। ये भीषण धमाके हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास मौजूद ईरान के हॉर्मोजगान प्रांत और केश्म द्वीप पर हुए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हमलों के दौरान आसमान में कई अमेरिकी लड़ाकू विमान भी मंडराते देखे गए। ईरानी मीडिया का दावा है कि तटीय इलाकों पर अमेरिकी मिसाइल गिरने के बाद अब गोलीबारी रुक गई है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने टेलीग्राम पर जानकारी दी है कि प्रभावित इलाकों में अब स्थिति पूरी तरह शांत है।
ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले का दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने बेस के 4 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने क्षेत्र भर में कुल 21 अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन की सेना ने इन दावों पर अपनी स्थिति साफ कर दी। जॉर्डन के अनुसार उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 5 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इस कार्रवाई से जॉर्डन में किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका और जॉर्डन के अधिकारियों ने बेस को नुकसान पहुंचने की ईरानी दावों की पुष्टि नहीं की। फिलहाल दोनों देशों के बीच यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय संकट के रूप में सामने आ रहा है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.